नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत और त्रिवेंद्र रावत ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर 262 करोड़ से ज्यादा की कैंपा योजना की मंजूरी का अनुरोध उन्होंने किया है और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। कोविड के कारण करीब 6 लाख लोग उत्तराखंड आए। 162 करोड़ के प्रोजेक्ट का मसौदा भारत सरकार को सौंपा गया है। हरिद्वार देहरादून से उपखनिज उठाने के मामले को लेकर भी केंद्र सरकार ने सहमति दी है। वन्य जीवों के रेस्क्यू सेंटर बनाने को भी सहमति मिली है। सायरा बानो के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा, सायरा बानो बड़ी मजबूत महिला हैं। सायरा बानो बड़ी मजबूत महिला हैं, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर कहा। 262 करोड़ से ज्यादा की कैंपा योजना को मंजूरी दिलाई है। वन्य जीवों के रेस्क्यू सेंटर बनाने को भी सहमति मिली है। प्रकाश जावड़ेकर से उनकी मुलाकात रही। इस दौरान में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करके उत्तराखंड के हित के कई मसौदों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही साथ उनको मंजूरी भी मिली है। वन्य जीवों के जैसे रेस्क्यू सेंटर बनाने को लेकर सहमति मिली है। कैंपा योजना को सहमति मिली है। सायरा बानो को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ही मजबूत महिला हैं। 262 करोड़ से ज्यादा की कैंपा योजना की मंजूरी का अनुरोध किया है। इसी तरीके से कई मसौदे जो कि उत्तराखंड के हित के थे उनको लेकर चर्चा हुई है प्रकाश जावड़ेकर के साथ में। या पुलिस विभाग है, उसका मानवीय चेहरा उजागर हुआ कि किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल करके और इन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज भी जो हमारी फोर्स है वो बहुत बेहतर काम कर रही है। इस दौरान हमारे 2 पुलिस के जवान कोविड के कारण, एक जब वो एक CC में जा रहे थे तो दुर्घटना में एक पुलिस का जवान जब PPE किट लेकर जा रहा था तो उसके दुर्घटना में मौत हुई। एक अन्य जवान की हमारी कोविड के कारण मौत हुई। इस तरह से 2 जवानों ने हमारी शहादत भी इस काम के लिए दी है। राज्य में कुल मिलाकर अगर आप मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबी प्रेस हो जाएगी, जो राज्य में पर मिलियन जो हमारा टेस्टिंग है, भारत की औसत जो है 73,000 के करीब है। 73,000 में थोड़ा सा 73,083 है। उत्तराखंड की 81,646। देखिए, उत्तराखंड में हमने 3-4 स्कीमें बड़ी बृहद रूप से हमने प्रारंभ की। पहली बात तो हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसमें 40% बजट का हमने स्वरोजगार के लिए निर्धारित किया है कि 40% आप स्वरोजगार के लिए ही इस बजट को खर्चा करेंगे, जो लगभग 250 करोड़ से थोड़ा अधिक है। इसी तरह से हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। उसके अंदर 150 किस्म के काम हैं। या हम ये कहें कि जो हम सोचते हैं कि कोई काम करना है हमको, तो हर काम उससे आच्छादित हो रहा है। और इसमें हमने क्वालिफिकेशन नहीं रखा। यद्यपि उत्तराखंड में भगवान की दया से आज केरल, दिल्ली और के बाद तीसरा स्थान अगर हम देखें लिटरेसी में तो उत्तराखंड का है, पर फिर भी कई लोग वापस लौटे हैं। तो हमने उसमें शैक्षिक कोई योग्यता नहीं रखी है, यानी कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा इशू इस समय रोजगार का इशू। इसके अलावा हमने 10,000 मोटर बाइक टैक्सी, ये हमने गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जिसने इसकी शुरुआत की है। तो 10,000 नौजवानों को हम मोटर बाइक टैक्सी देंगे और उसका 2 साल का इंटरेस्ट ये लोन पर होगी। 2 साल का इंटरेस्ट ये राज्य सरकार देगी। इसी तरह से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, यानी कि सोलर से बिजली पैदा करके ऐसे 10,000 लोगों को हम 25-25 किलोवाट, कुछ लोगों ने अभी डिमांड आई है कि हमने तो 25 किलोवाट का किया था छोटा यूनिट कम से कम, और अधिकतम भी 25, लेकिन अभी कुछ जगहों से डिमांड आई है कि हम 20 किलोवाट लगाना चाहते हैं। तो
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। सीएम रावत ने ट्वीट कर लिखा, एक कर्मठ, जुझारू, अनुभवी और कुशल संगठनकर्ता गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। और मसूरी में गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन मनाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी के गांधी चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशियों को मनाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लंबी उम्र की कामना की। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के चुनाव प्रबंध समिति की वजह से उनको चाणक्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो करिश्माई नेतृत्व, जो पार्टी के अध्यक्ष रूप में जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया और दिल्ली के अंदर भव्य अगर कार्यालय बनाया तो उसकी देन अमित शाह की वजह है। अमित शाह जी की वजह से वो कार्यालय बन पाया। जिन्होंने धारा 370 और 35 थी जिसको छूट नहीं सकता उसको हटाने का काम किया, लागू करने का काम किया। अगर मैं कहूँ तो लौह पुरुष को कोई शक्ति नहीं होगी। ऐसे महान नायक का जन्मदिन आज मसूरी विधानसभा के लोग, हमारे मसूरी के कार्यकर्ता। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से तापमान में गिरावट, पहाड़ों में बर्फबारी से निचले क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यात्रियों के चेहरे खिल उठे। बारिश और बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण कार्य रुक गए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। नैनीताल के नयना देवी मंदिर में आज से कलश परिक्रमा दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज हो चुका है। नैना देवी मंदिर में पारंपरिक वाद्यों और मंत्रोच्चारण के साथ में 7 नदियों से लाए गए जल को 9 कलशों में डालकर पारंपरिक वेशभूषा में 9 महिलाओं ने सर पर रखा, मंदिर में परिक्रमा की। कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस साल कलश यात्रा झांकी नगर में नहीं निकाली गई। 4 दिनों तक चलने वाली दुर्गा महोत्सव में दुर्गा की मूर्तियों का 7 नदियों से लाए गए जलाभिषेक कर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 23 अक्टूबर को माता की मूर्तियों को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा पूजा का जो प्रोग्राम है बहुत फीका लग रहा है। आप भी देख रहे हैं इसके लिए, ताकि आज से हमारा कलश यात्रा का प्रोग्राम शुरू हो गया है और माता के दुर्गा भव्य दरबार भी सज गया है। और हमारा धीरे धीरे सारे प्रोग्राम जो भी है पूजा पाठ के सब पंडित जी द्वारा किए जाएंगे। उसमें हमारा भंडारा और ये झांकी ये सब कोई नहीं निकलेगा, प्रसाद नहीं चढ़ेगा। इसमें हम धीरे धीरे करके दर्शन कराएंगे और बाकी कुछ सुंदरकांड का प्रोग्राम बहुत नॉर्मली ढंग से हमारा होगा इसमें। बाकी आज 22 तारीख से प्रोग्राम शुरू हो गया है और ये 26 तक हमारा प्रोग्राम चलता है। नवरात्र में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धपीठ डाटकाली मंदिर में भी नवरात्रों में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देहरादून से सहारनपुर की सीमा पर स्थित डाटकाली मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। डाटकाली मंदिर की मान्यता ऐसी प्रसिद्ध है कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचते हैं। महंत रमन प्रसाद गोस्वामी बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद अब फिर से श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। सावधानी भी बरती जा रही है। मंदिर परिसर में 9 दिनों तक मां दुर्गा का स्तोत्र पाठ किया जा रहा है। कोरोना महामारी से जल्द निजात मिलने की प्रार्थना भी की जा रही है। सबसे पहले तो मैं सर्दी नवरात्रि की आरती शुभकामनाएं देना चाहता हूँ समस्त टीवी चैनलों को। उसके बाद कोरोना काल में यात्रियों का बहुत कम आना जाना है और कोविड-19 का ध्यान रखते हुए यात्रियों को दर्शन किया जा रहा है। बगैर मास्क या बगैर हाथ सैनिटाइजर मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उसके बाद आज चौथा दिन है माँ का, तो कुसुमांडा देवी की पूजा होती है, जिसे बड़े विधि विधान से किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो इसकी विशेष पूजा होती है कि आज सुबह जैसे 3 बजे माँ का श्रृंगार किया गया, उसके बाद माँ की आरती हुई है, उसकी फिर दूसरी आरती करी गई 9 बजे, अब तीसरी आरती 4 बजे होगी और चौथी आरती हमारी शाम को 7 बजे होगी।
खबर देहरादून से, जहां अतिक्रमण हटाने में धार्मिक स्थलों और स्मारकों को तोड़ने का विरोध हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कई धार्मिक स्थलों और स्मारकों को भी तोड़ा जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का किया घेराव। अभ्यर्थियों ने आयोग से परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी करने की मांग की है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को आयोग से दूर ही रोक दिया। बाद में अभ्यर्थियों के डेलीगेशन ने आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। फरवरी 2020 में 1218 पदों के लिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकाली गई थी और इसके लिए परीक्षा हुई, जिसमें नकल होने के बाद अब तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि नकल करने वाले 57 अभ्यर्थियों की पहचान जब हो चुकी है तो रिजल्ट रोककर शेष जो रिजल्ट है वो घोषित कर देना चाहिए। बाकी के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक एग्ज़ाम कराया था जो फॉरेस्ट गार्ड था, जिसमें नकल हुई थी, लेकिन उसके बाद उसके 6 महीने बाद एसआईटी रिपोर्ट भी आ गई है अब। और एसआईटी रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बताया गया है कि एसआईटी ने यह बता दिया है कि इतने 57 नकलची हैं जो गिरफ्त में हैं और उसमें से 26 नकलची पकड़े भी गए हैं। लेकिन अब जब नकलची पकड़े गए हैं तो हमें फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हर हाल में चाहिए। लालकुआ गोला नदी में जल्द ही चुगान का काम शुरू हो जाएगा। इससे सरकार को हर दिन करोड़ों का राजस्व मिलता है। नदी से होने वाला चुगान दूर दराज तक पहुंचता है। लालकुआ गोला नदी से होकर करीब 1 दर्जन गेट बंद पड़े हैं, जिनको 1 अक्टूबर से खोल जाना था, पर वन विभाग वन निगम की लापरवाही के चलते अब तक चुगान का काम शुरू नहीं हुआ। लगभग गोला नदी में काम करने वाले सभी दूरदराज के मजदूर अपने अपने गेटों में पहुंच चुके हैं और विभाग की लापरवाही के चलते मजदूरों के आगे अब रोजी रोटी का संकट भी मंडरा रहा है। वाहन मालिकों के आगे भी चिंता की लकीर साफ नजर आती है। गोला नदी में अभी तक चुगान कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। उसका मूल रूप से कारण वन निगम से संबंधित है। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है और मेरे द्वारा भी वन निगम को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। अब वन निगम के स्तर की तैयारियां अभी लंबित हैं, तो वन निगम जैसे ही अपनी तैयारियां पूर्ण कर लेगा तो तत्काल ही फिर गोला नदी में चुगान कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। कोई तिथि वगैरह अभी डिसाइड हो पाई है बैठक में? नहीं, अभी उनका कुछ कांटे को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है टेंडरदाता से। जैसे ही उसका निस्तारण होगा उसके पश्चात ही कोई तिथि निर्धारित हो पाएगी। देहरादून में मेडिकल स्टोर के मालिक को तमंचा दिखाकर बैग छीनने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पकड़े गए बदमाशों में एक जीवा गैंग का शार्प शूटर है। बड़ी कामयाबी पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है। पुलिस ने व्यापारियों का भी दिल जीत लिया। बदमाशों की गिरफ्तारी के समय तलाशी में पुलिस ने एक देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, खुखरी बरामद की है। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटा हुआ बैग, उसमें रखा सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने बदमाशों को जेल भेजा है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि बदमाशों ने पूछताछ में वारदात को अंजाम देने का जुर्म कबूला है। मेहनत कर रोजी रोटी कमाने से बचने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद भी पुलिस को बताई है। और हाल ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिएगा बड़ी बहस। नमस्कार।